Today we are going to do Artin's theorem of abstract algebra statement. Let G be a finite subgroup of automorphism of K. G जो है वो finite subgroup है automorphism of K का and F नोट is fixed field of K under G और F नोट क्या है वो fixed field है K का under G। ये fixed field की definition है कि fixed field है तो कोई भी मैपिंग लो कोई उस एलिमेंट की इमेज वही देगा चाहे आप कोई भी मैपिंग लो। ये होती है फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन। इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बन चुकी है, आप पहले वो देख सकते हैं। ये सारी कंडीशन है तो इसके बाद मुझे प्रूव करना है कि डिग्री ऑफ के ओवर एफ नोट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है और गिवन ये दो चीज़ें हैं। अब इसका प्रूफ करते हैं। तो मैंने मान लिया कि डिग्री ऑफ के ओवर एफ नोट एम है एंड ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास एन है, क्योंकि ऊपर मेंशन है कि जी जो है फाइनाइट सब ग्रुप है फोटोमॉर्फिज्म ऑफ के का। तो ऑर्डर ऑफ जी मैं कुछ एन मान सकती हूँ जो कि एक फाइनाइट टर्म होगी। हमें प्रूव क्या करना है कि एम एन के इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए मैं दो केसेस मान के चलूँगी। पहले तो मैं मान लूँगी कि या तो एम एन 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 से लेस है और या फिर एम जो है एन से ग्रेटर है, और दोनों केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन शो कर दूंगी। तो मेरे पास एक ही केस बच जाएगा एम इज इक्वल टू एन। तो इनमें से हम पहला केस डिस्कस करते हैं जब एम जो है एन से छोटा है। अब मैंने माना है कि ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास जो है एन है। इसका मतलब जी के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा एन एलिमेंट्स हो गए जी के अंदर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी एन था। अब ये सिग्मा वन सिग्मा ये सारी की सारी क्या है मैपिंग्स, क्योंकि जी जो है वो सब ग्रुप था ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के का। मतलब के इसके अंदर सारी की सारी मैपिंग्स हैं जो कि के से लेकर के तक की आइसोमॉर्फिज्म है, इसलिए इसके सब ग्रुप के अंदर भी मैपिंग्स ही होंगी। और फिर दूसरी चीज़ मैंने मानी थी कि डिग्री ऑफ के ओवर एफ नोट इज इक्वल टू एम। इसका मतलब कि जो के की जो बेसिस है ओवर एफ नोट उसके अंदर एम एलिमेंट्स हैं। तो मैंने मान लिया कि एक्स वन एक्स टू एक्स एम ये बेसिस है के की ओवर एफ नोट, क्योंकि ये मैंने ऊपर मान रखा है, इनका मतलब मैंने लिख दिया। अब इसके बाद ये मुझे मानना पड़ेगा कंसिडर सिस्टम ऑफ एम लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ये लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का मैंने सिस्टम माना है इस तरीके से कि सिग्मा वन एक्स जे यू वन, इस तरीके से। और जहाँ पर ये जे हैं ये वन से लेकर एम तक वेरी कर रहे हैं, क्योंकि जे किसके ऊपर लगे हुए हैं एक्स के ऊपर, और एक्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है वन से लेकर एम तक, तो जे की वैल्यू भी वन से लेकर एम तक वेरी ही करेगी क्योंकि एक्स एलिमेंट्स एम है काउंटिंग में। अब यू एन ये जो यू वन यू टू यू एन है ये मेरे पास अननोन वेरिएबल्स हैं, और ये सिग्मा वन एक्स जे हैं ये सारे के सारे के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सिग्मा जो है मेरे पास ये मैपिंग्स हैं के से लेकर के तक की। अगर सिग्मा वन एक्स जे है तो वो भी के का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि मैपिंग के से लेकर के तक की है। जैसे कि देखिए जो सिग्मा है मेरे पास वो के से लेकर के तक की मैपिंग है। अब मैं सिग्मा के ऊपर कोई भी एलिमेंट अप्लाई करती हूँ तो वो कोडोमेन का बनेगा, और कोडोमेन भी यहाँ पर के ही है। इस रीज़न की वजह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पास आर एलिमेंट्स ऑफ के, और ये यू वन यू टू यू एन ये है अननोन वेरिएबल्स। अब यहाँ पर देखिए हम मान के चले हुए हैं कि m जो है n से छोटा है। जब मैं यहाँ पर j की वैल्यू वन टू सोन टू करते करते m इक्वेशंस बन जाएंगी, क्योंकि x की वैल्यू एक बार वन पुट करूँगी एक बार टू सोन टू करते करते मेरे पास m इक्वेशंस बन जाएंगी, लेकिन वेरिएबल्स तो n ही फिक्स रहेंगे। और मेरे पास क्या केस बन गया कि मेरे पास m लेस देन वन जो कि मैं मान के चली हुई हूँ, m यहाँ पर क्या बन गई नंबर ऑफ़ इक्वेशंस, जो कि लेस आ गई नंबर ऑफ़ वेरिएबल से। जब भी हमारे पास ऐसा केस होता है तभी सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो वो हमने मान लिया y1 y2 yn, जहाँ पर सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे। अब ये इस सिस्टम के सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, तो हमने इसके अंदर इसको पुट कर दिया। अब अगर x कोई भी जनरल एलिमेंट k से बिलोंग कर रहा है तो वो उसकी बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट ऐसे हैं। तो मैंने लिख दिया। अब ये मेरे पास बेसिस ओवर किसके है एफ नोट के, ये लिखा हुआ है ये बेसिस है ऑफ के ओवर एफ नोट। इसका मतलब एक्स जो है वो बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, और जहाँ पर ये सारे के सारे स्केलर्स हैं ये एफ नोट से आएंगे, क्योंकि ओवर एफ नोट है और एफ नोट है फिक्स्ड फील्ड। अब मैंने क्या किया, ये जो सिस्टम मेरे पास इक्वेशन टू है इसको मैंने अल्फ़ा जे से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले सिस्टम को अल्फ़ा जे से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये अल्फ़ा जे कहाँ से है एफ नोट, एफ नोट क्या है फिक्स्ड फील्ड। देखिए अल्फ़ा जे से मल्टीप्लाई कर दिया
इस वाली इक्वेशन को। अब अल्फ़ा जे है वो फिक्स्ड फील्ड से था और जे की वैल्यू 1 से लेकर m तक वेरी कर ही रही थी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, अल्फ़ा जे की जगह सिग्मा 1 ऑफ अल्फ़ा जे लिख दिया है और अल्फ़ा जे की जगह यहाँ पर सिग्मा 2 अल्फ़ा जे लिख दिया है। ये ऐसा क्यों किया है, ऐसा किस वजह से लिखा है, क्योंकि सिग्मा जे है वो फिक्स्ड फील्ड से है और जब फिक्स्ड फील्ड से होता है तो सिग्मा ऑफ जे इज इक्वल दैट एलिमेंट इज इक्वल टू उस एलिमेंट की इमेज वही देता है, चाहे मैं कोई भी मैपिंग चूज़ कर लूँ। यहाँ पर अल्फ़ा जे लिखा हुआ था इस इक्वेशंस में, अब मैं उसकी जगह पर सिग्मा ऑफ अल्फ़ा जे चाहे मैं कोई भी मैपिंग लगा सकती हूँ क्योंकि ये एलिमेंट फिक्स्ड फील्ड के हैं। तो फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन की वजह से इनके सामने मैंने इनकी मैपिंग्स लगा दी है। अब इसके बाद क्या किया मैंने, जे की वैल्यू जैसे कि 1 से लेकर m तक थी वो वैल्यूज़ मैंने सारी की सारी पुट कर दी, एक बार 1 2 सोन टू m, ये सिस्टम आ गया। अब मैंने क्या किया, इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दिया। जब मैं इन सब को ऐड करूँगी, क्योंकि ये सारी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n मेरे पास क्या है, सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म्स, तो मैं इनको ऐड करूँगी तो सिग्मा 1 के सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, अगर सिग्मा ऑफ ए प्लस बी होता है तो किसके इक्वल होता है, सिग्मा ऑफ ए प्लस सिग्मा ऑफ बी। तो जब मैं इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करूँगी तो सिग्मा 1 ऑफ दिस सिग्मा 1 ऑफ दिस, तो मैं सिग्मा 1 को बाहर निकाल सकती हूँ क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है। ऐसे ही सिग्मा 2 को भी बाहर निकाल सकती हूँ, ऐसे ही सिग्मा n को। लेकिन पीछे मैंने माना था कि ये क्या है, ये एलिमेंट तो x है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन 3। तो अब मेरे पास, तो अब मैं x को बाहर निकाल सकती हूँ। अब मैं इस पूरी मैपिंग के ऊपर एक एलिमेंट अप्लाई करके मेरे को ज़ीरो इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये मैपिंग और कुछ नहीं, ज़ीरो मैपिंग है। और जहाँ पर y1 y2 आए सारे के सारे नॉट ऑल ज़ीरो, जब मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो हो और स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो हो, तब मैं क्या कहूँगी, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n ऑल क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन ये मेरे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, किसकी वजह से, डे-डेकाइंड थ्योरम की वजह से। ये क्या कहती है, अगर मेरे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n आर मोनोमॉर्फिज्म्स हैं, मोनोमॉर्फिज्म है ही है क्योंकि मेरे पास ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, तब ये सारी की सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। लेकिन मेरे पास आ गई डिपेंडेंट, इसका मतलब m n से लेस नहीं हो सकता। अब दूसरा केस लेके चलते हैं कि या तो m n से बड़ा होगा, इस केस में डिग्री ऑफ k ओवर f नोट m है वो n से बड़ी होगी। इसका मतलब अगर इसकी बेसिस में m एलिमेंट्स थे वो n से ज़्यादा हैं, तो मेरे पास गारंटी है कि उसके पास n से तो ज़्यादा एलिमेंट होंगे ही होंगे उसकी बेसिस के अंदर। तो मैंने मान लिया कि उसके अंदर देयर एग्जिस्ट n+1 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट से x1 x2 xn इन k ओवर f नोट। तो इसकी बेसिस के अंदर इतने एलिमेंट हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये मेरे पास एक थ्योरम होती है। अब इसके बाद फिर से मैंने एक n होमोजीनियस इक्वेशन कंसिडर किया जिसके अंदर n+1 वेरिएबल्स हैं। पहले वाला सिस्टम अलग था, अब ये दूसरे, पहले वाले में हमने क्या किया था, मैपिंग्स को फिक्स रख दिया था और अंदर के एलिमेंट्स को वेरी कराया था। अब हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट जो मैपिंग्स हैं इनको वेरी करा रहे हैं, सिग्मा जे x1 u1, जहाँ पर u1 u सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स, और j की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक, क्योंकि मैपिंग्स जो हैं ऑर्डर ऑफ जी n था ना, इस वजह से j की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी कर रही हैं। अब फिर से मैं j की वैल्यू पुट करती जाऊँगी तो मेरे पास क्या आएंगी, मेरे पास n इक्वेशंस आएंगी और n+1 वेरिएबल्स है, तो इक्वेशन कम है और वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो फिर से इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, वो हमने मान लिया z1 z2 zn प्लस n+1, क्योंकि जितने अननोन्स हैं उतने इसके पास सॉल्यूशन भी होंगे। फिर ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो नहीं होंगे, कुछ ज़ीरो भी होंगे, तो मैंने उनमें से ना r सबसे छोटा मान लिया कि इसके बाद के सारे ज़ीरो होंगे। जब जब j की वैल्यू r+1 से ग्रेटर और इक्वल होगी उसके बाद के सारे ज़ीरो, बाकी नॉन ज़ीरो। जैसे कि देखिए सिस्टम 4 ये था, अब ये सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, z1 z2 zr तक होंगे, इसके बाद के नहीं होंगे, क्योंकि मैंने मान लिया है कि zr से जितने भी बड़े होंगे ना वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे, ये सारे के सारे डेफिनेटली नॉन ज़ीरो हैं। अब zr नॉन ज़ीरो है और तो फिर मैं zr से डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि ये कंडीशन चाहिए होती है कि वो एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो मैं इस वाली इक्वेशन में zr से डिवाइड कर दूँगी, zr से यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर डिवाइड करने के बाद उस एलिमेंट का नाम मैंने डैश से डिनोट कर दिया, पहले z1 था अब z1 डैश डिनोट कर दिया, डिवाइड करने के बाद zr से ये लिख दिया यहाँ पे। अब ये जहाँ पर j की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, अब देखिए ये मेरे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 n ये सारी की सारी मेरे पास क्या थी, g का ऑर्डर थी। g क्या एक सब ग्रुप है, मतलब ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही होता है।
तो इन मैपिंग्स में से कोई ना कोई एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगा ही। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैंने मान लिया कि सिग्मा वन ही आइडेंटिटी के इक्वल है, क्योंकि मेरे पास श्योरिटी है कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो जब मैं जे की जगह वन पुट करूँगी तो फिर सिग्मा आइडेंटिटी मैपिंग है, तो सिग्मा वन ऑफ कोई भी एलिमेंट लो, वो सिग्मा वन वो वही एलिमेंट वापस दे देगी मुझे। ये होती है आइडेंटिटी मैपिंग की डेफिनेशन। तो यहाँ पर मैं सिग्मा वन ऑफ एक्स वन जे वन डैश, सिग्मा वन ऑफ एक्स टू जे टू डैश सो ऑन तो कर दूँगी, लेकिन फिर सिग्मा वन ऑफ दैट एलिमेंट मेरे को वही एलिमेंट मिल जाएगा क्योंकि वो आइडेंटिटी मैपिंग है। अब ये बन गई मेरे पास। अब केस डिस्कस करते हैं। अब ये अगर सारे के सारे सॉल्यूशन मेरे पास फिक्स्ड फील्ड से जाते हैं तो मेरे पास क्या आ गया कि ये देखो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो है और स्केलर्स मेरे पास जो हैं नॉन ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि मेरे पास x1 x2 xr बेसिस के एलिमेंट्स हैं और ये डेफिनेटली लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि बेसिस के एलिमेंट्स हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब इनमें से कोई एक zi तो ऐसा होगा जो f नोट में नहीं होगा। इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि r की वैल्यू भी वन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पर r की वैल्यू वन हो गई तो हमारे पास क्या आएगा, zj ज़ीरो। देखिए यहाँ पर अगर r की वैल्यू वन है तो इसका मतलब कि जो जब zj की वैल्यू j की वैल्यू दो से बड़ी है या दो के बराबर है उसके बाद की सारी टर्म ज़ीरो। इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। हमारी एजम्पशन की वजह से बाद की सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। और मुझे पता है कि अगर एक सिंगलटन सेट होता है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अब लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब इसका ये जो स्केलर है इसको नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा। अब उस नॉन ज़ीरो वैल्यू को हम क्या लें, हम उसको वन ले सकते हैं क्योंकि एफ नोट एक फील्ड है और फील्ड के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो वन फील्ड के अंदर है इस वजह से जेड वन भी एफ नोट के अंदर चला जाएगा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी क्योंकि हमने मान लिया है कि कम से कम एक जेड आई जो फिक्स्ड फील्ड के अंदर नहीं होगा। इस वजह से आर की वैल्यू भी वन हमारे पास नहीं होगी। अब सिंस z1 डैश डज नॉट बिलोंग्स टू एफ नोट, अब इसका मतलब ये जो z1 डैश है ये फिक्स्ड फील्ड के अंदर नहीं है। इसका मतलब एक मैपिंग ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ये हम फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ होल्ड करनी चाहिए कि चाहे मैं कोई भी फॉर ऑल मैपिंग मैं कोई भी मैपिंग लगाऊं उस एलिमेंट की मुझे वही मिल जाए। अब कोई भी एलिमेंट अगर इसके अंदर है ही नहीं फिक्स्ड फील्ड के अंदर, इसका मतलब इसका अपोजिट होगा। फॉर ऑल का अपोजिट मतलब कुछ एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे। वो मैपिंग हमने मान ली सिग्मा आई जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब इस एलिमेंट की इमेज वही नहीं देती। अब जो इक्वेशन सिक्स्थ है मेरे पास उसके ऊपर मैंने सिग्मा आई अप्लाई कर दिया। ये है इक्वेशन सिक्स्थ, इसके ऊपर मैंने सिग्मा आई अप्लाई कर दिया। सिग्मा आई अप्लाई करने के बाद ये बन गया। अब देखो सिग्मा आई मेरे पास ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये अलग अलग लग जाएंगे एलिमेंट्स के ऊपर, इस एलिमेंट्स के ऊपर ये अलग अलग से लग गई। अब मुझे पता है कि जी एक ग्रुप है तो ये जो सेट बना है ये कोइंसाइड करेगा इस वाले सेट के साथ, ये जो एलिमेंट्स बनी हैं ये, क्योंकि देखिए ये जो सेट बनेगा पूरा का पूरा, अब ये कोइंसाइड क्यों करेगा, क्योंकि ये दो मैपिंग्स हैं और जी एक ग्रुप है तो दो मैपिंग्स की कंपोजिशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से वो मैपिंग्स भी जी के अंदर ही जाएंगी। लेकिन जी का ऑर्डर तो एन है, इसका मतलब देखो ग्रुप है तो इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये जितने भी एलिमेंट हैं ये कोइंसाइड करेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल है, क्योंकि क्लोजर कितने भी एलिमेंट हो क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से दो का प्रोडक्ट फिर से जी के अंदर चला गया। लेकिन जी के अंदर तो एन एलिमेंट है, इसका मतलब ये सेट के एलिमेंट्स किसी न किसी इस एलिमेंट के बराबर होंगे। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैंने मान लिया कि ये जो एलिमेंट हैं ये किसी सिग्मा जे के बराबर हैं, क्योंकि ये होंगे क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है तो ग्रुप के अंदर ही जाएंगे। तो मैंने उसकी जगह पर सिग्मा जे लिख दिया, सिग्मा आई सिग्मा जे की जगह पर सिग्मा जे, और बाकी के ये जो एलिमेंट हैं ये ऐसे एज इट इज़ रहने दिए। ऐसे ये इक्वेशन मेरे पास 8 आ गई। अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 8 को फ्रॉम इक्वेशन 6 से, इस वाली इक्वेशन को, ये है 6th इक्वेशन, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है तो मेरे पास सिग्मा जे एक्स आई कॉमन निकल गया। जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल दिया और ये वाले जो एलिमेंट बनते हैं इसको जनरल नाम दे दिया टी के, तो मेरे पास ये वाली चीज़ बन गई। जहाँ पर मैं गारंटी लेती हूँ कि T1 मेरे पास नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि T1 ज़ीरो होते ही ये वाली चीज़ आ गई जो कि मैंने माना हुआ है कि ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब T1 को तो ज़ीरो नहीं होना पड़ेगा, वो तो नॉन ज़ीरो होगा। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, T1 T2 TR सो ये मेरे पास ये सारे के सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बन गए गिवन सिस्टम के।
ये जो कॉन्ट्रडिक्शन होगी आर के, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आर सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है कि उसके बाद की सारी टर्म ज़ीरो होंगी, लेकिन मुझे तो यहाँ पे क्या मिल गया, r-1 आर से भी छोटा इंटीजर कि उसके बाद की सारी टर्म ज़ीरो हों, जो कि हमने आर लिया था उसकी चॉइस के लिए कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आर सबसे छोटा था, लेकिन यहाँ पर हमें उससे भी छोटा मिल गया। इस वजह से हमारी अजम्पशन ये भी गलत है, तो एक केस बन गया। तो एक ही केस पॉसिबल है, m = n, तो हमारा रिजल्ट हो गया प्रूव।